हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस सीरीज़ में हम लोग 16 और 17 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होना है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए हम सामान्य ज्ञान यानी कि प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं जो सभी विषयों के लिए समान रूप से समान है। ठीक है, तो आज हम इसके प्रैक्टिस सेट पे 11 पे पहुंच चुके हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि मैं इधर 2-3 दिन से आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आप जल्दी से ये प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट करके इनका रिवीजन भी एक आध दिन बच्चे आप कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम बहुत कम समय में इन प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर्स कर रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण का प्रतिमान निम्न में से किसका विवरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका बतानी है। तो ये हो जाएगी विद्यार्थियों में स्व अध्याय को प्रोत्साहित करना। ठीक है, उच्च स्तर पर क्या करता है वो, स्व अध्याय को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। तो ये किस में होती है दोस्तों, तो ये क्रियात्मक शोध में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजन किया जाता है क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये कहलाता है शोध अभिकल्प। ठीक है, एक रूपरेखा जिसमें शोध को आयोजित यानी कि आगे चलाया जाता है वो क्या होती है, शोध अभिकल्प होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली रेफरेंसिंग व्यवसाय इतिहास और कला के क्षेत्र में भी प्रयुक्त होती है। ये आपको बताना है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MLA शैली। ठीक है, MLA शैली जो है वो इन सब में भी यूज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों में क्या शामिल है। सतत विकास के आपको पता होगा SDG गोल्स जो हैं वो कितने हैं दोस्तों, वो 17 है। आप इन 17 को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत आसान दिया गया, पूछा गया क्या है क्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे पूछ लिया जाएगा, नंबर्स भी पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। तो पहला शून्य गरीबी, तो बिल्कुल सही है, ये 1 में है। और शून्य भुखमरी ये मुझे हाँ 2 में है। शिक्षा में सुधार करना, ठीक है, शिक्षा में सुधार करना ये भी है। ये किस में है, शिक्षा में सुधार नहीं है बल्कि शिक्षा देना है। ठीक है ना, एजुकेशन है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है, लैंगिक समानता ये भी है, ये SDG 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से शून्य भुखमरी SDG 1, सॉरी शून्य गरीबी SDG 1, शून्य भुखमरी SDG 2 और लैंगिक समानता SDG 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B और E। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मानव के द्वारा उत्पन्न स्रोतों में से कौन सी गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वायु में है, CFC। ठीक है, कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से कौन सी ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से CFC वायु में उत्सर्जित हो रहा है, ये आपको बताना है। तो CFC कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये फोम उद्योग से उत्सर्जित होता है। साथ ही साथ जो AC रेफ्रिजरेटर AC वगैरह है, इन रेफ्रिजरेटर वगैरह इनसे भी CFC का उत्पादन जो होता है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ किन्हें कहते हैं, जो मानव की क्रियाकलापों की वजह से प्रदूषण हो रहा है या प्रकृति में किसी प्रकार का नेगेटिव चेंज आ रहा है, उसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP/IP का फुल फॉर्म है, कई बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। तो क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत मिलते जुलते ऑप्शन होंगे वहाँ पे दोस्तों, तो एक बार अच्छे से पढ़ के ही अपना जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, E-कॉमर्स क्या है। E-कॉमर्स बताना है आपको कि E-कॉमर्स क्या होता है। तो ये इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विस को बेचना और खरीदना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक डैश लगभग 10 लाख बिट के बराबर होता है। तो ये बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख बिट बराबर बाइट्स बराबर 1 मेगा बाइट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, मॉनिटर पे आपको आउटपुट करके चीज़ें मिलती हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है आपको बताना है। व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो 12 नंबर के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं पॉलिटी से। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, स्थायी कौन बन गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। ठीक है। 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर की सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। ठीक है। यह पूछा जाता है एकमात्र भारत के गवर्नर जनरल या अंतिम या पहले कौन थे, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है गोविंद सागर जलाशय कहाँ है। तो गोविंद सागर जलाशय कहाँ है दोस्तों, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का आंसर क्या होगा। तो भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, तो यह है जनहित याचिका से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, भारतीय स्वाधीनता विधेयक 1947 को राजकीय स्वीकृति कब मिली थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये मिली थी 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था, तो ये लगाया था बीजी तिलक ने। ठीक है। चलिए उनका कहना था कि जिस तरीके से आप स्वराज अंग्रेजों से मांग रहे हैं, ऐसे आपको वो कभी भी स्वराज नहीं देंगे। ठीक है। अगला था सारनाथ स्तंभ में कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं, तो दोस्तों ये 8 पशुओं की आकृतियां सारनाथ स्तंभ में देखने को मिलती हैं। ठीक है। 21 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है, किस विद्रोह की जानकारी हमें इससे मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों सन्यासी विद्रोह से। सन्यासी विद्रोह की जानकारी हमें इससे मिलती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। तो 38वां राज्य खेल क्या उत्तराखंड में हुआ था, आपको बताना है। तो बिल्कुल उत्तराखंड में हुआ था। अगला राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो यूएसके में होना है, बिल्कुल सही। 20वें एशियाई खेल दोहा कतर में हुए थे क्या, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हुए थे। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पे खेला जाएगा, पश्चिमी मिडलैंड्स इंग्लैंड में ये खेला जाएगा। तो यहाँ पे हमें गलत बताना है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, हाँ अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि तो फिर 20वां एशियाई खेल जो था वो कहाँ पे हुआ था। तो 20वां एशियाई खेल हमें याद कर लेना है, नोट कर लीजिए ये कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था जापान के आइची और नगोया शहरों में। ठीक है। जापान के आइची और नागोया शहरों में। ठीक है। नागोया शहरों में हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ पे, दोहा कतर में कौन सा होगा, 20वां नहीं होगा बल्कि कौन सा वाला होगा, 21वां होगा। 21वां कहाँ पे होगा, दोहा कतर में। और 20वां 2026 में कहाँ होगा। ठीक है ना। जो 20वां होगा वो कहाँ पे होगा, ये होगा जापान में। ठीक है। जापान के आइची और नागोया में। ठीक है। और 21वां कहाँ होगा, 21वां दोहा और कतर में होगा, जो कब होगा 2030 में होगा। ठीक है। तो आई होप आपने ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है गगनयान, क्वेश्चन नंबर 23 है ये। गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए, इनमें से एक कौन नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, माधव शुक्ला इसमें शामिल नहीं है बल्कि प्रशांत बालाकृष्णन नायर, इसके अलावा अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 एआई उत्कृष्ट केंद्रों की घोषणा करी है। सही है या गलत है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी रोपड़ द्वारा किया जा रहा है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही ऑप्शन
सही है। देख लेते हैं क्या है ये। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा करी है। सही है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2023-24 में कौन सी भारतीय राज्य ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ऊन उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं। आयुष्मान वन्य वंदना कार्ड कितने वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करेगा? तो ये होगा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी है? तो कौन सी पुस्तक है इनमें से जो नहीं लिखी है? नागाओं का रहस्य। ठीक है, बाकी ये तीनों किताबें उनकी लिखी हुई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कौन असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? कौन थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, दोनों ही सहमत नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा आंसर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था पहला व्यक्ति? तो ये हो जाएंगे हसरत मोहानी। ठीक है, ये हसरत मोहानी वही शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार जो ये नारा था उसको फॉर्म किया था, मतलब उसको शाब्दिक रूप में बनाया था। हालांकि इस नारे को बहुत ज़्यादा फेमस भगत सिंह जी ने किया था और उन्हीं के नाम से कई बार पूछा भी जाता है, लेकिन ओरिजिनेट हजरत मोहानी ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि हमें प्राथमिक शिक्षा जो सब तक पहुंचा देनी है? तो ये किसका था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए। आज हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो 11 और 12 भी आपको आज ही मिल जाएगा। तो आप ये दोनों प्रैक्टिस सेट भी कर लीजिएगा और बाकी भी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं तो उन्हें भी आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ऑल द बेस्ट।